अब देखिए इसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का आइडिया दे दिया था और मैक्सवेल स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का भी आइडिया दे दिया था। उसमें भी कभी कभी क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आगे देखिए, जो गैस के मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी के इज 3/2 टाइम्स एन के टी, 3/2 टाइम्स एन के टी। और इसमें ये काइनेटिक एनर्जी का के है, तो इसे मैं के ही लिख लेता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। थ्री बाई टू एन के टी। अब देखिए इसमें, या फिर आप इसको 3/2 एन आर टी पी कह सकते हैं। दिस इज फॉर एन मोल्स और कैपिटल एन मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल के लिए अगर हम लिखें फॉर वन मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगी 3/2 सिंपली के टी, क्योंकि ऊपर जो कैपिटल एन आप देख रहे हैं वो कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को शो कर रहा है। तो ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हो गई। फर्दर काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर और 3/2 के टी, 3/2 के टी। ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है, इसको हम फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं, एम यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का मास है और वी को हम लिख सकते हैं वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर और वी जेड स्क्वायर इक्वल टू 3/2 के टी। ठीक है, हमने पीछे देखा था जब प्रेशर का कैलकुलेशन के लिए मैं आपको आइडिया दे रहा था, तो वी एक्स, वी वाई, वी जेड ये तीनों बराबर होते हैं। तो यहाँ से आपको याद होगा वी स्क्वायर को हमने लिखा था 3v x स्क्वायर, 3v y स्क्वायर, 3v z स्क्वायर। ठीक, तो ये जो लिखा हुआ है ऊपर, जो ये वाला टर्म है, ये 1/2 m 3 टाइम्स vx स्क्वायर, या फिर हाफ, यहाँ से हाफ m 3 टाइम्स vy स्क्वायर और हाफ m 3 टाइम्स vz स्क्वायर 3/2 के टी। ठीक है, अब और हाँ, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 3/2 m vx स्क्वायर, या फिर और 3/2 m vy स्क्वायर, या फिर 3/2 m vz स्क्वायर, और ये 3/2 के टी के बराबर। तो हम यहाँ से फिर ये भी कह सकते हैं, ये भले ही आप चाहो पूरा मत लिखना, लेकिन यहाँ से कंक्लूजन आने वाला है वो आप लिख सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू हाफ के टी, 3 से थोरो डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये जो एनर्जी है गैस के मॉलिक्यूल की, ये जो एनर्जी है और ये जो एनर्जी है, ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ऐसा हम कह सकते हैं। हालांकि एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं कि एक डायरेक्शन में जो एनर्जी है वो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर है, दूसरे डायरेक्शन में भी हाफ एम वी वाई स्क्वायर है, और तीसरे डायरेक्शन में हाफ एम वी जेड स्क्वायर है। क्योंकि ये एवरेज हमने एनर्जी निकाली, उसी को हमने लिखा था। तो एवरेज एनर्जी जो यहाँ पे आई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी
एक डायरेक्शन में हाफ kT के बराबर होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। किसके बराबर होती है? हाफ kT एक डायरेक्शन में, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी अभी हमने जो लिखी है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है एक मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए। अगर यही हम ऊपर ये जो मैंने 1 मॉलिक्यूल लिखा है 3/2 kT, मैं इसकी जगह 1 मोल भी ले सकता था, बट वो 3/2 RT आती, 3/2 RT, ठीक है। तो अब यहाँ से एक बात जो सामने आती है उसको हमेशा एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमेशा के लिए ध्यान रख सकते हैं कि एक डायरेक्शन में जो एनर्जी किसी मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट होती है वो एनर्जी हाफ kT होती है, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी एसोसिएटेड, thus energy associated with a molecule corresponding to each direction, corresponding to each direction. Thus energy associated with a molecule corresponding to each direction is half kT, ठीक है। It is also called kinetic energy per molecule per degree of freedom. डिग्री ऑफ फ्रीडम हम आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम को। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि कोई मॉलिक्यूल कितने तरीके से मोशन कर सकता है, कितने तरीके से मोशन कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, रोटेट कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। तो इन हाउ मेनी वेज अ मॉलिक्यूल कैन हैव मोशन। तो अभी हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन से ही निकाला है, बट ये जनरल फैक्ट है। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे वो रोटेशन हो, चाहे वाइब्रेशन हो, उसके साथ एक एनर्जी एसोसिएट होती है, एंड दैट इज हाफ kT, दैट इज हाफ kT। अगर यही एक मॉलिक्यूल के लिए, तो अगर यही एक मोल के लिए है तो हाफ kT की जगह हाफ RT आ जाएगा। R वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये अब एनर्जी को हमने क्या किया, जैसे ऊपर से अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एनर्जी थी और ये 3/2 kT के बराबर थी। तो हमने क्या किया, इस एनर्जी को तीनों डायरेक्शन में बराबर बराबर डिवाइड कर दिया, यानी हर डायरेक्शन के साथ एक एनर्जी एसोसिएट कर दी। क्योंकि एक मॉलिक्यूल की एक डायरेक्शन में एनर्जी ज्यादा हो सकती है, लेकिन गैस में एक मॉलिक्यूल नहीं होते, बहुत सारे और बहुत ज्यादा तादाद में मॉलिक्यूल होते हैं। तो एवरेज अगर हम निकालेंगे तो हर डायरेक्शन में स्पीड, एवरेज स्पीड लगभग बराबर आएगी, क्योंकि किसी मॉलिक्यूल की अगर x में ज्यादा है तो किसी की y में ज्यादा होगी, किसी की z में ज्यादा होगी। तो एवरेज जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो लगभग बराबर आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हर डायरेक्शन के साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है वो इक्वल होती है और हाफ kT के बराबर होती है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। इक्यू मतलब इक्वल हो गया, पार्टीशन यानी एनर्जी को हमने डिवाइड कर दिया। इट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। पार्टीशन थोड़ा सा स्पेलिंग में चेंज करना पड़ेगा, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंड इसी में लिख रहा हूँ, एंड एनर्जी एसोसिएटेड पर मोल, अभी मॉलिक्यूल का लिखा है, पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF, ये जो ऊपर लिखा है ना, इसी के लिए मैंने DOF लिख दिया, DOF इज
हाफ RT, ठीक है, ये हाफ RT। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको यही लिखना होगा और इसको ध्यान भी रखना होगा। और गैस कोई भी हो, ध्यान रखना, गैस कोई भी हो उसमें 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी। ट्रांसलेशन वाली 3 होती हैं, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम से कम 3 होती हैं गैस की। 3 या उससे ज्यादा हो सकती है, 3 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि एटलीस्ट मॉलिक्यूल ट्रांसलेट करेगा तो इट कैन हैव मोशन इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। तो कम से कम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो उसकी होंगी होंगी, और वो भी ट्रांसलेशन, यानी कि 3 से आगे स्टार्ट हम करेंगे, राइट। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, थोड़ा सा इसका आइडिया हम लेंगे और वहां से फिर हम एक जनरल फॉर्मूला भी निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर हाँ बोलो। सर एक बार ऊपर से दिखा दीजिए। ये वाला। यस सर, हो गया। तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें बताता है इट रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट्स द वेज in which a molecule can have it represent the ways in which a molecule can have motion, ठीक है, यानी कितने तरीके से कोई मॉलिक्यूल मोशन कर सकता है। तो अब इसमें पहला जो केस हम लेने जा रहे हैं वो है मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस के काफी सारे एग्जांपल जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, एटसेट्रा। ठीक, अब देखिए कि सिंगल मॉलिक एटम है इसमें, तो ये मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, वाई डायरेक्शन में जा सकता है और जेड डायरेक्शन में जा सकता है। तो इट कैन हैव वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड। 3 तरह के मोशन हो सकते हैं। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे यहाँ पर, दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर 3 तरीके से मूव कर सकता है, तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी वो 3 होंगी, और तीनों की तीनों कैसी होंगी, ऑल ट्रांसलेशन, ऑल ट्रांसलेशन, ठीक है, सारी की सारी ट्रांसलेशनल होंगी। अब मॉलिक्यूल में यहाँ पे जब हम एनर्जी लिख रहे हैं तो ये वाली 1 डिग्री के साथ में जो एनर्जी एसोसिएट होती है वो मैंने बताया हाफ KT, तो 3 के साथ ये हो गई फॉर 1 मॉलिक्यूल। और अगर 1 मोल के लिए लिखेंगे तो ये फॉर 1 मोल, 3/2 KT 3/2 KT और 3/2 RT फॉर 1 मॉलिक्यूल फॉर 1 मोल, ठीक है, 3/2 KT 3/2 RT। अब यही इसमें n मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी फॉर n मॉलिक्यूल्स और n मोल्स, तो फिर वहाँ काइनेटिक एनर्जी के ई को हम जो लिखेंगे दैट विल बी 3/2 n KT। और यहाँ काइनेटिक एनर्जी अगर n मोल के लिए होगी तो 3/2 nRT, ठीक है, ये आ गया। ये तो हुआ मोनो एटॉमिक गैस के लिए। अब आते हैं डाई एटॉमिक के साथ साथ एक केस और है इसमें, और वो है लीनियर ट्राई एटॉमिक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। डाई एटॉमिक गैस और लीनियर
ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस और लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस, और इसमें एग्जाम्पल में O2 है, H2 है, N2 है, CO2 है। लीनियर ट्राई एटॉमिक में CO2 आ जाएगा, एटसेट्रा। क्लोरीन वगैरह भी ले सकते हो डाइएटॉमिक में। अब देखिए डाइएटॉमिक गैस का जो मॉलिक्यूल होगा वो डबल शेप का होगा, जैसे ये और ये। तो अब एक तो ये है कि ये मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में चल सकता है, ये वाई डायरेक्शन में चल सकता है, ये जेड डायरेक्शन में चल सकता है, वी एक्स, वी वाई और वी जेड। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके जो मोशन हो सकते हैं वो दो और हो सकते हैं। एक ये पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट, फिलहाल ये एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस है, वी वाई आप जो देख रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो यहाँ पर इसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले सकते हैं आई वाई टाइप। इसी तरह से ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। जेड एक्सिस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ये इसका आई जेड आ जाएगा। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये दोनों हो गए, क्या तीसरा भी होगा, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन होगा? तो देखो ये एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हम एक्सिस लेते हैं, ये मैंने शो किया है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट एक्सिस होगी, तो उसके अबाउट आई एक्स की वैल्यू 0 आएगी। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल नो डाउट थोड़ा बड़े बड़े दिखाए हैं, पर एक्चुअल में ऐसे नहीं होते, बहुत ही छोटा साइज होता है, और वो सारा का सारा मास एक्स एक्सिस पे ही आ जाएगा। सारा का सारा मास कहाँ आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे। तो आप जानते हैं कि एक पॉइंट मास और उसी से एक्सिस अगर गुजर रही हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाता है, तो आई एक्स 0 होगा। अब आपने कहा ये आई एक्स 0 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ऊपर हमने ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, हमने ये 3 टर्म लिखे थे, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी में ये सारी की सारी क्या है, ऑल ट्रांसलेशनल है, इसमें रोटेशनल है ही नहीं। अभी वो भी मैं बता दूंगा क्यों रोटेशन हमने नहीं ली, और वो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। अब अगर हम इसकी एनर्जी को लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि इसमें एक टर्म आएगा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर का, एक आएगा हाफ एम वी वाई का, एक आएगा हाफ एम वी जेड स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई जेड वाली एनर्जी ट्रांसलेशन वाली तो आ गई। इसके बाद रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में आई वाई ओमेगा, वाई स्क्वायर मान लो ओमेगा, वाई आ गया। इसी तरह से यहाँ पे हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। आप ये भी कह सकते हैं कि सर क्या इसमें आई वाई और आई जेड सेम नहीं होगा? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, आई वाई और आई जेड सेम होगा, तो कोई बात नहीं, मैंने उसको अलग अलग लिख दिया, सेम आएगा तो सेम उसको रख देंगे। इसी तरह से जैसे वेलोसिटी एक्स वाई जेड डायरेक्शन में डिफरेंट हो सकती है, तो मैंने यहाँ ओमेगा वाई ओमेगा जेड को डिफरेंट लिया। अब तीसरा वाला जो टर्म मैंने छोड़ दिया, वो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर में आई एक्स की वैल्यू इस केस में 0 होगी, क्योंकि एक्सिस जब यहाँ से गुजरेगी तो एक्सिस के ऊपर ही दोनों मॉलिक्यूल का जो मास है, वो मास कितना है दोनों मॉलिक्यूल का, मतलब मास तो है बट सारा का सारा मास वहीं पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा आई एक्स वाला, इसलिए वो वाला टर्म हम नहीं लेंगे। आपके मन में अब आपको एक थॉट आ रहा है कि ऊपर वाले मोनो एटॉमिक में भी क्या ऐसा ही था? बिल्कुल सही, क्योंकि वहाँ सिंगल मॉलिक्यूल था, तो एक्सिस ऐसे लो या ऐसे, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आएगा मोनो एटॉमिक गैस के लिए, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस का आई एक्स आई वाई आई जेड 0 आएगा, और उसकी वजह वही है कि सारा का सारा मास कहाँ पर, एक्सिस पे कंसंट्रेटेड है, इसलिए आई एक्स आई वाई आई जेड की वैल्यू 0 आएगी। क्या मैं कह सकता हूँ हाफ एम वी एक्स स्क्वायर या हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर के मुकाबले कंपैरिजन में बहुत छोटी वैल्यू आएगी, तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमने पिछले केस में मोनो एटॉमिक गैस के केस में ऑल ट्रांसलेशन लिखा था, लेकिन यहाँ पर हमको 2 रोटेशन भी मिल गई, तो यहाँ पर फ्रीडम आ गई। अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3 तो ट्रांसलेशन हो गई और 2 रोटेशनल हो गई। ठीक है, इस तरह से मिला के टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गई। ठीक है,
5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, और इनको आप रिलेट कर सकते हैं 1 2 3 4 और 5। ये 5 टर्म जो यहाँ पे हैं, ये इन्हीं 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम को बता रहे हैं, यानी एनर्जी के 5 टर्म होंगे, और इस तरह से मिला के टोटल एनर्जी आएगी। तो अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज 5 into हाफ kT। देखो हाफ kT मैंने कहा था, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में जो एनर्जी एसोसिएट होती है वो हाफ kT होती है, और यहाँ पे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 5 into हाफ kT, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब इस टोटल काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशनल भी शामिल है, ठीक है, रोटेशनल भी शामिल है। तो ये 5/2 kT आ जाएगा, दैट इज फॉर 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशन नहीं, टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। इसी में 5/2 हाफ RT, सॉरी, तो 5/2 RT, दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, एक मोल गैस के लिए है, 1 मोल गैस, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसी को अगर n मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी फॉर n मॉलिक्यूल या ऑफ n मॉलिक्यूल, n मॉलिक्यूल्स और n मोल्स, तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स और n मोल्स, तो ये 5/2 NKT, और या फिर 5/2 nRT, ठीक है, ये आ जाएगी 5/2 NKT या 5/2 nRT, n मॉलिक्यूल्स और n मोल के लिए। अब देखिए इसी में एक चीज और मैं बताऊंगा, जो एनर्जी होती है वो 3 टाइप की हो सकती है, ट्रांसलेशन, रोटेशन और एक तीसरा वाइब्रेशन। वाइब्रेशन अभी हमने कंसीडर नहीं करी है, और वाइब्रेशन एनर्जी इनमें सबसे कम होती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वाइब्रेशन एनर्जी थोड़ा सा बढ़ने लगती है, क्योंकि वाइब्रेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ऐसे समझो जैसे ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है और इनके बीच में एक स्प्रिंग होगी, तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया जाए और एलोंगेट कर दिया जाए, तो ये मॉलिक्यूल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे। तो यहाँ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, लेकिन शुरुआत में जब टेम्परेचर लो होगा तो ये एनर्जी काफी कम आती है। तो जैसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक टर्म अभी हमने यहाँ पर हाफ IX ओमेगा एक्स स्क्वायर को इग्नोर कर दिया, उसी तरह से वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम आएगी एज कंपेयर टू ट्रांसलेशन या फिर जो रोटेशन के अदर टर्म है, तो उसको भी इग्नोर करते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को हम हाई करने लगते हैं, बढ़ाने लगते हैं, तो फिर वहां पर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का टर्म नॉन नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी कि इतनी वैल्यू हो जाती है उसकी कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिर वहां पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमें लेनी पड़ती है। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है, कितनी, 2। तो अगर हाई टेम्परेचर कहा जाए क्वेश्चन में, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं कहा है तो आपको डाई एटॉमिक और लीनियर ट्राई एटॉमिक के लिए आपको 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके चलना है। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई कहा है क्वेश्चन में, तो समझ जाना कि वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपको लेनी है। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डाई एटॉमिक गैस के लिए 2 आती है, ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक गैस के लिए ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करने लगती है। जनरल फॉर्मूला जो हम लेते हैं वो n-2 डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए पॉली एटॉमिक में भी ये वैल्यू जो आती है वो डिपेंड करती है कि क्या उसका शेप स्ट्रक्चर किस तरह का है। और अभी तक कभी ऐसा कोई सवाल आया नहीं है कि उसमें वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को इतना डोमिनेट
हो जाती है कि उसको भी हमें कंसीडर करना पड़े। बट मैंने फिर भी आपको एक रफ आइडिया दिया है कि अगर कभी आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा तो ऑक्सीजन वगैरह के लिए पूछा गया है, विच इज़ अ डाई एटॉमिक गैस। तो उसमें 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं। ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आते हैं, ये एक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टर्म आते हैं। तो आपको बस ध्यान ये रखना है, और वो भी डाई एटॉमिक के लिए। और ज्यादा जाओगे तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, स्पेसिफिक होता है और वो पूछा नहीं जाता। तो आप 7 याद रख सकते हैं, हाई टेम्परेचर अगर होता है तो वो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे, हाई टेम्परेचर कह रहा है तो आपको कंसीडर करना है, अदरवाइज नहीं। एट हाई टेम्परेचर vibrational kinetic energy of atoms become significant। significant का मतलब कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। become significant and for diatomic molecules vibrational degree of freedom vibrational degree of freedom is 2। और ये जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये भी मैं आपको बता दूं, काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल, इसका जो फॉर्मूला होता है हाफ म्यू वी स्क्वायर, और इधर हाफ के आर स्क्वायर, हाफ म्यू वी स्क्वायर और हाफ के आर स्क्वायर। अब इसमें म्यू जो होता है इसे तो कहते हैं रिड्यूस्ड मास। जैसे 2 मॉलिक्यूल है M1 M2, उनके मास है। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो आप जानते हैं कि दोनों मास इक्वल होंगे, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल हमने ले लिया जिसके मॉलिक्यूल अलग अलग मास के हैं। ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग हो गए तो M1 M2 हो गए। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वहाँ म्यू की वैल्यू, म्यू जो होता है रिड्यूस्ड मास होता है। इसी तरह से ये तो अब वाइब्रेशनल काइनेटिक में मैंने कहा था कि आपसे कि ये वाली जो एनर्जी है ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, और ये वाला जो टर्म है ये वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। इसमें के जो होता है ये 2 मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स कांस्टेंट होता है, और आर जो होता है वो मीन डिस्टेंस होता है। आर मीन डिस्टेंस, और के जो होता है वो फोर्स कांस्टेंट। ये मैंने अभी कहा ना कि 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्स है तो वो एक स्प्रिंग के जैसा काम कर रहे हैं, तो वो फोर्स कांस्टेंट है। तो ये 2 टर्म आते हैं, और ये डाई एटॉमिक के लिए है। जितना मॉलिक्यूल बड़ा करते जाओगे वो उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा वाइब्रेशन का टर्म, और वो आपको इंटरमीडिएट लेवल पर इतना नहीं पूछेगा। ये भी मैंने बता दिया है, तो ये भी ज्यादा है। तो अभी जैसे ये जो 2 टर्म मैंने लिखे ना, ये 2 टर्म, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 2 टर्म और शामिल हो जाएंगे इस वाले एक्सप्रेशन में। कौन से वाले में? ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये वाला जो टर्म है, तो इसमें 2 टर्म और आप ऐड कर सकते हैं। तो कुल कितने टर्म हो जाएंगे? 7। 3 तो यही हो गए ट्रांसलेशन वाले, 1 2 और 3 और 4 और 5, 1 2 3 4 5, और नीचे वाला मिला के फिर ये 7, तो 6 और ये 7। ठीक है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डाई एटॉमिक गैस, ध्यान रखना मैं डाई एटॉमिक लिख रहा हूँ। अब लीनियर ट्राई एटॉमिक और नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक में फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, तो वो आपको इतनी जरूरत भी नहीं है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डाई एटॉमिक गैस वो फिर 7 हो जाएगी एट हाई टेम्परेचर। ये लिखना जरूरी है। अगर टेम्परेचर हाई नहीं है, आपने कहा कि वो देगा क्या? हाँ बिल्कुल देगा, वैसे नॉर्मली पूछा नहीं जाता पर फिर भी मैंने बता दिया। तो फिर आप यहाँ पे 5/2 NKT या 5/2 NRT ना लिख के 7/2 NKT या 7/2 NRT लिखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है,
तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, चांसेस कम है इसके पूछे जाने के, वाइब्रेशन वाले के। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फर्दर। तीसरा जो केस है वो है हमारा नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक। नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। तो नॉन लीनियर यानी कि जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के केस में होता है। तो अब इसके एग्जाम्पल में हम वाटर गैस ले रहे हैं, वाटर नहीं, वाटर गैस, ठीक है। वाटर गैस भी हो सकती है। 374 पानी का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, इसके ऊपर पानी जो होता है वो वेपर फेज में आ जाता है और उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते इस टेम्परेचर के ऊपर, H2O गैस, ठीक है। और पॉली एटॉमिक में कई सारे और भी गैस, जैसे मैंने कहा अमोनिया, पीछे शायद एक बार बताया भी था मैंने आपको, अमोनिया NH3 और CH4 एटसेट्रा, ठीक है। तो अब एक ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस का एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये मॉलिक्यूल, ये ट्राई एटॉमिक का नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। तो ये जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है ये तीन तरीके से तो ट्रांसलेट कर ही सकता है, तीन तरीके से ट्रांसलेट कर सकता है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, यानी एक्स में, वाई में और जेड में। तो वी जेड, वी एक्स और वी वाई। इसके अलावा ये रोटेट भी कर सकता है। तो ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ट्रांसलेशन वाली हो ही गई। अपार्ट फ्रॉम दिस 3 डिग्री इसकी रोटेशन वाली और होती है, जिसमें ये रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो अब जैसे एक ये एक्सेस है, वाई एक्सेस, जिसके अबाउट रोटेट करेगा तो आई वाई हमें मिल जाएगा। इसी तरह से ये मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, तो आई एक्स मिल जाएगा। और अब आप देखेंगे कि दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल तो एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक एटम तो एक्सिस पे लाई कर रहा है, लेकिन बाकी के दो एटम एक्सिस से अलग हैं, तो आई एक्स अब के 0 नहीं आएगा, ठीक है। और अब इसके बाद एक जो एक्सिस है बोर्ड के स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगी, तो ये आपका आई जेड हो गया। तो इस तरह से हमको टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मिलेंगी वो 3 मिल गई ट्रांसलेशनल, वो हमेशा होती हैं, और 3 जो मिल गई वो रोटेशनल। इस तरह से टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो गई। इसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं हम कंसीडर करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे जैसे मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी बढ़ती जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, वो सब हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो गई। और अब यहाँ 6 कौन कौन सी हो गई, अगर उसको लिखना चाहो काइनेटिक एनर्जी में, तो मैं कह सकता हूँ हाफ एम पी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर। एम यहाँ एक एटम का मास नहीं है, पूरे मॉलिक्यूल का मास है, ध्यान रखें। हाफ एम वी जेड स्क्वायर प्लस हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 टर्म हो गए। तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल के लिए अगर लिखेंगे तो ये 6/2 kT कह लो,
या 3 kT कह लो, दैट इज फॉर वन मॉलिक्यूल। और ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ये पूछा भी जाता है कई बार, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की कितनी होगी। इसी तरह से आप इसको लिखना चाहें तो 6 into half RT, so 6/2 RT, 3 RT. This is average kinetic energy for 1 mole. One molecule of gas or 1 mole of gas. ठीक है, for n molecules and n moles अगर हम लिखें तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, फिर यहाँ से 3n kT, और या इधर लिखें तो 3n RT। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी एनर्जी गैस की लिख सकते हैं। और यहाँ तक आते आते हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हमें लिखनी हो, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी अगर हमें लिखनी हो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ kT में डिग्री ऑफ फ्रीडम का मल्टीप्लाई कर दो, हाफ kT में डिग्री ऑफ फ्रीडम का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यही हमने अब तक सीखा। तो एक हमारे फॉर्मूला आ जाएगा और वो है आपका ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग डिग्री ऑफ फ्रीडम F। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया F/2 kT। ठीक है, F/2 kT, या फिर ये एक मॉलिक्यूल के लिए, एक मोल के लिए लिखेंगे तो F/2 RT। ठीक है, तो फॉर 10 एनर्जी, बल्कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल, ये बहुत ही काम का फॉर्मूला आ गया आपके पास, F/2 n kT। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स अगर हम लिखें तो F/2 n RT। ये एक जनरल फॉर्मूला आ गया। आपको मैं आगे के लिए एडवाइस करूंगा कि ये फॉर्मूला याद रखना। और ये काइनेटिक एनर्जी में सारी काइनेटिक एनर्जी शामिल है, यानी कि रोटेशन, वाइब्रेशन और ट्रांसलेशन। लेकिन अगर पूछता अच्छा ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल, तो एक चीज और मैं इसमें लिखना चाहूंगा, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपको जानना। तो अब यहाँ पे F/2 नहीं, क्योंकि मैं ट्रांसलेशन कह रहा हूँ और मैंने कहा ट्रांसलेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, कितनी होती है? तीन ही होती है भाई। तो ये 3/2 nRT, दो अलग अलग चीजें हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में आपसे ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कह रहा है तो उसका फॉर्मूला तो फिक्स्ड है 3/2 nKT या 3/2 nRT। और अगर ये आपसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी का है केवल, तो फिर उसको F/2 लिखना होगा, और F डिग्री ऑफ फ्रीडम है और वो डिपेंड करता है एटॉमिसिटी ऑफ द गैस, एटॉमिसिटी ऑफ द गैस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक, अब यहाँ पे एक बात और मैं बताता हूँ आपको कि ये जो हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, तो गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी जो होती है, एनर्जी वो दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। गैस के मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो दो तरह की होती है,
एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो आपके सामने लिखी हुई है। और अगर हम बात करें आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया था कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस 0 होते हैं आइडियल गैस के केस में, ध्यान रखना। आइडियल गैस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 होते हैं, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी आइडियल गैस की 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम बात करेंगे टोटल एनर्जी की, तो उसमें काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल तो 0 हो गई, तो जो गैस की टोटल एनर्जी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगी आइडियल गैस की। ये जो एनर्जी होती है इसी को हम गैस की इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। और इस इंटरनल एनर्जी में जो मैं बोल रहा हूँ ये इसकी काइनेटिक एनर्जी ही होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई आइडियल के केस में। रियल के केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी, ध्यान रहे। तो फिर इंटरनल एनर्जी गैस की जब हम बोलेंगे, वो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगी। तो ये बात मैं आपको लिखा देता हूँ नीचे। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। और इंटरनल एनर्जी के लिए यहाँ अभी यू को अब तक हम पीछे पोटेंशियल एनर्जी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इंटरनल एनर्जी का मतलब गैस की टोटल एनर्जी विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ, आप लिख लो। और कुछ अगर समझ में ना आए, सुनाई ना दे, तो मुझे बोल देना, मैं रिपीट भी कर दूंगा। आप लिखिए, internal energy of the gas means, internal energy of the gas means, internal energy of the gas means its total energy, its total energy, its total energy which is the sum of, which is the sum of kinetic energy and potential energy of the gas, kinetic energy and potential energy of the gas. Kinetic energy and potential energy of the gas. Kinetic energy and potential energy of the gas. ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी की बात अगर हम करें, तो उसमें ट्रांसलेशन है ही शामिल पहले से, वाइब्रेशनल, रोटेशन सारी है काइनेटिक एनर्जी में सारी। हम जनरल काइनेटिक एनर्जी की बात करें जिसमें ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन सब है। और ये एक और आगे पोटेंशियल एनर्जी। फिर आगे लिखेंगे बट फॉर आइडियल गैस, बट फॉर आइडियल गैस, बट फॉर आइडियल गैस, but for ideal gas potential energy is 0, potential energy is 0, potential energy is 0 because intermolecular forces, because intermolecular forces, intermolecular forces intermolecular forces are 0, are 0 for ideal gas. Thus total energy of the gas, total energy or internal energy of gas, thus total energy
प्लस टोटल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इक्वल टू ऑफ द आइडियल गैस कर लेना उसको, ऑफ द आइडियल गैस, ऑफ द आइडियल गैस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, राइट। ठीक है, तो यहाँ से हम इंटरनल एनर्जी के लिए सिंबल यू कर रहे हैं, यू को पोटेंशियल एनर्जी नहीं सोच रहे हैं, अब तक हम पीछे पोटेंशियल एनर्जी के लिए यू सिंबल यूज किया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यू की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 3/2 NKT या 3/2 NRT, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फिर आप आगे मैं पढ़ाऊंगा वैसे तो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये आ जाएगा 3/2 NR डेल्टा टी। सॉरी, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, ये तो ट्रांसलेशन का लिख दिया, ये तो ट्रांसलेशन का लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी का लिखना है ना हमको, तो काइनेटिक एनर्जी तो ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन सब मिला के, तो F/2 कहना चाहिए मुझे, थोड़ा ठीक कर लेना, ये तो केवल ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी तो सारी आएंगी ना, तो F/2 NRT। अब देखिए पीछे मैं आपको थोड़ा आइडिया तो दे चुका हूँ कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है इसका फॉर्मूला NCV डेल्टा टी होता है, चाहे प्रोसेस कोई भी हो। पीछे CP/CV जब मैंने बताए थे वहां मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला, आगे आएगा भी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ेंगे, अगला जो चैप्टर है हमारा थर्मोडायनेमिक्स उसमें आएगा। तो डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज F/2 NR डेल्टा टी, ये करेक्शन कर लेना, वो 3 ट्रांसलेशन लिख दिया था मैंने, उसको ठीक कर दिया, NCP डेल्टा टी के बराबर। अब अगर आप कंपेयर करो दोनों साइड को, तो आप यहाँ से N डेल्टा टी दोनों में आ ही रहा है, तो CV की जो वैल्यू आ गई दिस इज FR/2, CV की वैल्यू आ गई भैया FR/2। ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, आगे पूछा जाएगा। और CP की वैल्यू हम जानते हैं CV प्लस R होती है, तो CP आ जाएगा आपका FR/2 प्लस R, चाहो तो R को कॉमन लेके 1 प्लस F/2, सॉरी 1 प्लस F/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला CP/CV का पूछ लेगा। इसके अलावा आप जानते हो गामा की जो वैल्यू होती है वो CP/CV होती है, तो यहाँ से गामा की वैल्यू अगर आप लिखते हो तो आप देखोगे इसमें ये आ जाएगा, आप R/1 प्लस F/2 और इधर RF/2, तो R से R चला जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो गामा की वैल्यू 1 प्लस 2/f। ये मेडिकल में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, ज्यादा पुराना नहीं है, 2-4 साल पुराना पेपर उठाना मिल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गामा की वैल्यू 1 प्लस 2/f, ठीक है। अब इसी में यहां से एक चीज और, जो 2/f है, ये वैल्यू 1 माइनस गामा, सॉरी गामा -1 के बराबर हो जाएगी, गामा -1 के। तो जो CV है, CV की वैल्यू ये है R/FR/2 है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ R/2/f। ये 2/f की वैल्यू ऊपर से रख देंगे तो CV की वैल्यू R/गामा -1,
आर अपॉन गामा माइनस 1। ये फॉर्मूला भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, यानी कि 2 क्वेश्चन आए हैं, एक ये वाला और ये वाला। दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे नीट में, प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठाना। ये ऊपर जो दिखाया ये आगे आ जाएगा। तो सीवी की वैल्यू आर अपॉन गामा माइनस 1 हो गई। इसके अलावा यहाँ से आप एक चीज और देख सकते हैं कि सीपी की वैल्यू गामा टाइम सीवी होगी। तो सीपी की वैल्यू गामा टाइम सीवी करेंगे तो गामा आर अपॉन गामा माइनस, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने ही चाहिए, डायरेक्ट है। जिनमें से 2 मैंने आपको बता दिए जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, बाकी बचे हुए हैं ये आगे पूछ लेगा, ठीक है। आप नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये आपने नोट कर लिया है तो अब देखिए इसके बाद एग्जाम आता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ लैम्डा बार, ठीक है। लैम्डा बार मीन फ्री फ्री पाथ के 3 फॉर्मूले हैं। इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला बताऊंगा, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है इस पे नीट में, डायरेक्ट फॉर्मूले वे बेस्ड। इसके अलावा थोड़ा इधर उधर और उसमें चेंज करते हैं तो और भी क्वेश्चन बनते हैं, जिसको लेके क्वेश्चन आए हैं जेई मेन में, मैं कराऊंगा आपको आज। तो देखिए पहले मीन फ्री पाथ है क्या, इसका मतलब समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ये आगे जा रहा था, तभी सामने एक मॉलिक्यूल मिल गया, उससे टक्कर हुई और टक्कर की वजह से ये इधर आ गया। फिर यहाँ टक्कर हुई और टक्कर के बाद ये इधर चला गया। फिर यहाँ से टक्कर हुई, वो यहाँ पहुंचा, और फिर यहाँ कोलिजन हुआ, फिर वो यहाँ पहुंचा, और इस तरह से ये कोलिजन करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो फ्री पाथ का मतलब होता है कि 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का distance, यानी टक्कर हुए बिना। जैसे ये λ1, ये λ2, ये λ3 एंड सो ऑन। तो मीन फ्री पाथ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, पहली बात। और ऐसे बहुत सारे कोलिजन होंगे ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम, तो इन सब का जो एवरेज आता है उसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। इसका जो एवरेज आता है दैट वी कॉल मीन फ्री पाथ। तो free path is the distance free path is the distance traveled by a molecule between 2 successive collision। successive का मतलब लगातार, ठीक है। and their average is called mean free path। average या mean एक ही बात है। तो अब इसमें lambda bar, λ1, λ2 and so on, lambda n by n, ठीक है। इसमें जो लैम्डा बार है, अब ये तो ऊपर वाला तो जनरल फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसका एक फॉर्मूला है और ये है √2 पाई n d स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इस फॉर्मूले के बारे में जान लेंगे।
√2 पाई, पाई तो आप समझ ही गए होगे। एन और डी क्या है ये आपको जानना चाहिए। एन है यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। और डी जो है ये बहुत जरूरी है, कुछ लोग इसे डेंसिटी समझते हैं, लेकिन ये डेंसिटी नहीं है, डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल है। अब 2 बार क्वेश्चन आ चुका है नीट में, और 2 बार क्वेश्चन यही था कि जो लेमडा बार है ये डायमीटर पे किस तरह से डिपेंड करता है, और ये डायमीटर पे इस तरह से डिपेंड करता है। आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा ये सवाल, आप उठाइएगा कि लेमडा बार डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल के, और 4 ऑप्शन थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो आप देख ही सकते हैं सामने, लेकिन इसके 2 फॉर्म और भी हैं, वो यहीं से बनाए जा सकते हैं। और उसमें एक पहला फॉर्म है PV इक्वल्स टू NKT। यहाँ पे P को यहीं रहने देता हूँ और N/V KT। तो ये जो N/V है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये N नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, जो कि ये मैंने जो लिखा है दिस इज व्हाट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं N/V हो जाएगा आपका P/KT एंड दिस इज व्हाट N। ठीक है, N आ गया आपका N/V P/KT। तो लेमडा बार के लिए एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया, √2 पाई, और N की जगह P/KT ऊपर आ जाएगा ये। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपसे ये वाला क्वेश्चन भी पूछ ले, और इसमें क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि मीन फ्री पाथ टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है, या प्रेशर पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, आप समझ गए होंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर, ठीक है, T टेम्परेचर इन केल्विन, और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। बाकी P क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, फर्दर इसी में एक फॉर्मूला और बन सकता है, ऊपर वाला जो है उसी से एक फॉर्मूला और बन जाएगा, 1/√2 पाई NT स्क्वायर में मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर m का मल्टीप्लाई और नीचे m का मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे m का मल्टीप्लाई कर दिया। ये ऊपर और नीचे m का मल्टीप्लाई में जो m है ये एक मॉलिक्यूल का मास है, ध्यान दीजिएगा, एक मॉलिक्यूल का मास है। तो यहाँ पे m इंटू n का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, m इंटू N/V, m इंटू N/V। इसमें m इंटू n में ये जो m है ये टोटल मास हो गया भैया, एक मॉलिक्यूल का मास तो स्मॉल m था, अब m इंटू n मास ऑफ गैस हो गया, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या आ जाएगा, डेंसिटी। तो एक नया फॉर्मूला हमारे पास आ गया, लेमडा बार ऊपर m और नीचे √2 पाई, और डेंसिटी हो गई है रो, है ना, ये दिस इज रो, और इनटू डी स्क्वायर। अब ये यहाँ पे कंफ्यूजन इसीलिए आता है, एक डेंसिटी का भी टर्म आ रहा है और एक डी का भी आ रहा है, तो वो डी डेंसिटी के लिए भी कई बार हम लिख लेते हैं, लेकिन आप समझे यहाँ डी डेंसिटी नहीं है, यहाँ डी डायमीटर है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रो डेंसिटी ऑफ द गैस। तो जैसा मैंने आपको बताया, डायरेक्ट फॉर्मूले पे 2 बार सवाल आ चुका है, तो अगली बारी इसी की है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, या प्रेशर पे, या डेंसिटी पे किस तरह से। तो रो डेंसिटी ऑफ द गैस, और यहाँ पर m ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मीन फ्री पाथ आ गया। अब मीन फ्री पाथ आ गया, तो अब देखिए, ये तो मैंने कहा अब तक मेडिकल में आए हैं, इसके आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पार्ट को लेके जेईई मेन में 2-3 बार सवाल आ चुके हैं, 2-3 बार। ठीक है, एक तो क्वेश्चन मैं अभी आपको कराऊंगा अभी। तो एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन पूछ लिया जाता है, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन का मतलब क्या है, मैं इसे टाउ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी कि अभी मैंने कहा कि मीन फ्री पाथ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। तो इन 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है, वो टाइम इंटरवल को हम टाइम ऑफ कोलिजन कहते हैं, और उसका एवरेज
यानी काफी सारे कोलिजन हुए, तो कोई मान लो 1 सेकंड के बाद हो गया, कोई 2 सेकंड के बाद हुआ। एक मॉलिक्यूल ने मान लो एक गिवन टाइम इंटरवल में बहुत सारे कोलिजन किए, तो एवरेज निकालिए कि इतने कोलिजन हुए इतने टाइम में, तो एक कोलिजन में एवरेज टाइम कितना है। ठीक है, तो इट इज द एवरेज टाइम टेकन by molecule by a molecule between two successive collision। और इसको बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ हमें टाइम निकालना है, डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे लैम्डा बार जो कि डिस्टेंस हो गया, डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड। एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन निकालना है तो एवरेज स्पीड ले लेते हैं, तो टाउ आ जाएगा लैम्डा बार अपॉन वी एवरेज। टाउ आ जाएगा लैम्डा बार अपॉन वी एवरेज। ये वी एवरेज हमने पीछे पढ़ा भी है, √8 अपॉन पाई आर टी बाई एम। तो आप एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन अगर लिखना चाहें तो लैम्डा बार और ये √8 आर टी बाई पाई एम, या फिर एक मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे, आंसर तो सेम ही आएगा, आप ये ना सोचें कि आंसर बदल जाएगा, क्योंकि ऊपर जब हम आर लेते हैं तो नीचे मोलर मास आता है, और जब हम के लेते हैं तो एक मॉलिक्यूल का मास आता है। ठीक है, तो ये टाइम ऑफ कोलिजन का फॉर्मूला आ गया, एवरेज टाइम। फिर इसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को लेके आए हैं, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी यहीं से निकल आएगा। ये तो आ गया टाइम, एक कोलिजन मतलब एक मॉलिक्यूल दो कोलिजन के बीच में कितना टाइम लेगा। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को मान लो मैं एफ लिख रहा हूं, इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड। और इसको हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं 1/टाउ करके, 1/टाउ करके। तो ये 1/टाउ अगर आप करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी आपकी वी एवरेज अपॉन लैम्डा बार, यानी ऊपर जो निकाला था उसी को रेसिप्रोकल करना है, 8 kT पाई एम अपॉन लैम्डा बार। ये कोलिजन, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, यही क्वेश्चन 2-3 बार सेम ईयर में, क्योंकि आपको पता है जेई मेन में जो क्वेश्चन आते हैं तो कई सारे शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड 2-3 क्वेश्चन आए 2019 में, 18 में। लेकिन उसके पहले 2016 में मेरे ख्याल से एक अच्छा सवाल आया था इस एवरेज कोलिजन या कोलिजन फ्रीक्वेंसी को लेके। हालांकि उसमें एडियाबेटिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, एडियाबेटिक प्रोसेस का। तो अभी एडियाबेटिक प्रोसेस में आगे जब पढ़ा दूंगा तो उस समय इस क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन है वो मैं आगे बताऊंगा। बढ़िया सवाल आया था जेई मेन में 2016 में, हीट से 2 क्वेश्चन आए थे बहुत अच्छे। 2016 में 2 क्वेश्चन आए थे बहुत अच्छे हीट से, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहां वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ एडियाबेटिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा सवाल को। फिलहाल एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने पुट अप कर रहा हूँ, आप अगर ये नोट नहीं कर पाए तो नोट कर लो, अगर किसी का कुछ रह गया हो पीछे तो एक बार देख लो। मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है,
पढ़िए जरा क्या कह रहा है। 25 into 10 to the power -3 meter cube volume cylinder is filled with 1 mole of O2 gas at room temperature 300 Kelvin. The molecular diameter of O2 and its root mean square speed are found to be 0.3 nanometer and 200 meter per second respectively. What is the average collision rate per second for an O2 molecule? और ध्यान रखना, अब क्वेश्चन में आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दी है आरएमएस, जबकि मैंने फॉर्मूला में जो यूज की है वो वी एवरेज। लेकिन आप ऑप्शन भी देखो, ऑप्शन हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है, हमको ऑर्डर बताना है कि एवरेज कोलिजन रेट का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर मतलब अप्रोक्सीमेट, ठीक है, पावर में वैल्यू को एक्सप्रेस करना है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आगे मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे भी क्वेश्चन जिनके आंसर एवरेज स्पीड लेके ही आएंगे, एग्जैक्ट अगर आप निकालोगे। लेकिन इसने आरएमएस वैल्यू दी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आरएमएस वैल्यू लेके ही सॉल्व कर सकते हो, आपको जरूरत नहीं है उसको चेंज करने की। फिर भी अगर आप चाहो तो चेंज करना चाहो तो चेंज भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आरएमएस वैल्यू लेके, क्योंकि आपको पता है रिलेशन एवरेज और आरएमएस में क्या होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको आरएमएस लेके ही न सॉल्व करके मैं एवरेज ही करूंगा, क्योंकि हमें आंसर जो निकालना है उसमें आप देखिए ऑप्शन में ऑर्डर निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी। तो अब इसमें एवरेज कोलिजन रेट पर सेकंड मतलब समझ गए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए एवरेज वैल्यू अपॉन लेमडा बार, और लेमडा बार आपको चाहिए, लेमडा बार है ना। तो अब लेमडा बार के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना होगा, वॉल्यूम दिया है और 1 मोल गैस है और रूम टेम्परेचर पर है, डायमीटर दे ही रखा है। तो 1 मोल गैस में कितने मॉलिक्यूल होंगे ये आप जानते हो, और यहाँ वॉल्यूम दे रखा है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बस गाइड करूंगा, आप खुद से करेंगे। लेमडा बार की वैल्यू पहले तो हम निकालेंगे, तो लेमडा बार की वैल्यू होती है 1/√2 पाई और एन डी में n/v और ये d², ठीक है भाई। अब देखो 1 मोल गैस है तो यहाँ n की वैल्यू एवोगैड्रो नंबर में आ जाएगी। तो ये कैलकुलेशन तो आपको करनी होगी, मैं नहीं करूंगा। इसमें 6.023 10⁻23 और वॉल्यूम दिया है 25 × 10⁻³ और डी है आपका डायमीटर मॉलिक्यूल का, वो दिया है 0.3 नैनोमीटर, यानी 3 × 10⁻⁻10 और उसका स्क्वायर, ठीक। ये आपका लेमडा बार आ जाएगा। और इसके बाद आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी बताया मैंने आपको, वी एवरेज अपॉन लेमडा बार। आप वी एवरेज से ही सॉल्व कर लो, इसी को 200 लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, काहे परेशान हो, क्योंकि 10 की पावर में आपको आंसर करना है। तो आप आरएमएस की वैल्यू, और नहीं तो फिर आप सॉल्व कर लो, क्या तो हमें पता ही एवरेज क्या रहता है, और डिवाइडेड बाई लेमडा बार कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आंसर मैं इसमें बता दे सकता हूँ आपको, जो आंसर आएगा ये सी वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लेना, वो इसमें एवरेज में आरएमएस में ज्यादा अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की क्लास को मैं यहीं रोकूंगा, आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। किसी का कुछ छूटा हुआ हो तो आप पूछ सकते हैं।